गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास अकाउंट के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वाणिज्य विषय लिया हुआ उनके लिए मैं आज ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, लेखांकन सब्जेक्ट का, जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में पूरा बताया जाएगा। ये 11th क्लास वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पहला वीडियो 11th क्लास के लिए डाल रहा हूँ मैं। इसमें मैं पहले टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको लेखांकन क्या है, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या लाभ हैं, अकाउंटिंग कौन करता है, क्यों करता है, उसके क्या हमारे भविष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो व्यवसाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को लेकर इस वीडियो को मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये पहला वीडियो आपके लिए है जिसमें आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी मिलेगी कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी सी कि आप लोगों ने देखा होगा हर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, व्यवसाय करता है। जब व्यापार का व्यवसाय हम अपने आसपास देखते हैं तो सारे व्यवसाय व्यापार में आप देख रहे होंगे कि पैसा लेकर आपको या कोई वस्तु दी जाती है, पैसा लेकर आपको कोई सेवा दी जाती है। मतलब आप कोई भी वस्तु खरीदने बाजार जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है। कुछ लोग उधार में भी वस्तु ले लेते हैं, उधार में भी सेवा ले लेते हैं। आपको अगर गाड़ी सुधरवाने जाना तो उसका भी पैसा देना पड़ता है, कोई वस्तु लेने जाना उसका पैसा देना पड़ता है। इस तरीके से किसी भी प्रकार की क्रियाएं जो हो रही हैं जिनसे हम हमारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं उसमें हमको मुद्रा का उपयोग करना पड़ता है, पैसे के लेन देन का उपयोग करना पड़ता है। जब पैसे के लेन देन का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही उसका हमारे को कहीं पर लेखा भी करना पड़ेगा। और ये पुराने समय से अगर हम थोड़ा सोचें तो बहुत पहले, आज से 1000, 2000, 10,000 साल पुरानी बात करें, जब मनुष्य का उद्भव हुआ था तब लोग बहुत छोटे समुदाय में रहते थे, लिमिटेड लोग थे, छोटे छोटे कस्बों में रहते थे। व्यवसाय व्यापार नाम की कोई चीज नहीं थी। जो भी वस्तुएं होती थी वो आपस में मिल बांट कर उपयोग कर लेते थे। या फिर आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली से काम चलता था। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु से ले ली जाती थी, उसमें कोई मुद्रा का लेन देन नहीं था। इसलिए उस समय लेखांकन मतलब अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, लेखांकन सीखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, आवश्यकताओं के अनुरूप नए नए व्यापार के तरीके आए और उसमें मुद्रा का चलन हुआ। मुद्रा का चलन जब से हुआ उससे हमको ये फायदा हुआ कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। हर व्यक्ति मुद्रा देकर कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। व्यापारी के लिए भी आसान हो गया, मुद्रा लेकर वो वस्तु दे सकता है। लेकिन जब व्यापार और बढ़ा तो उसमें नगद, उधार, कई प्रकार के लेन देन होने लगे। नगद भी, उधार भी। आप नगद भी माल ला सकते हैं, किसी से अपने पहचान वाला तो उससे उधार भी ले आते हैं। अब आवश्यकता ये है कि जो लेन देन है उनको रिकॉर्ड कैसे करें। तो रिकॉर्ड करने के पहले या उनको लेखाबद्ध करने के पहले हमको उनका अर्थ मालूम होना चाहिए कि लेखांकन क्या है, बही खाता क्या है। आपकी पुस्तक का नाम है बही खाता या कहीं कहीं पे लिखा होगा लेखांकन। किसी पुस्तक पे लेखांकन लिखा रहता है, किसी पुस्तक पे बही खाता लिखा रहता है। लेकिन ये दोनों ही अलग अलग वर्ड है, दोनों मिलकर वर्ड बना बही खाता एवं लेखांकन या पुस्तक पालन एवं लेखांकन। हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ मैंने लेखाकर्म, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब लेखाकर्म में पूरा व्यापार संबंधी लेन देन कैसे लिखा जाएगा उसकी जानकारी दी गई। लेखाकर्म को 2 पार्ट में बांटा गया। बही खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक कीपिंग, इंग्लिश वर्ड भी मालूम हो थोड़ा बहुत। बही खाता, बुक कीपिंग। और दूसरा वर्ड है लेखांकन, अकाउंटिंग। बही खाता, लेखांकन या बही खाता को कोई लोग पुस्तक पालन भी कहते हैं। पुस्तक पालन एवं लेखांकन। बही खाते की परिभाषा देखो। बही खाता व्यावसायिक व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करने की कला है। बही खाता जितने भी व्यावसायिक व्यवहार होते हैं, व्यवसायिक मतलब व्यापार,
व्यापार से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं वो भी कैसा होना चाहिए, मुद्रा के रूप में। ऐसे सारे व्यवहार जो मुद्रा के रूप में होते हैं उनको लिपिबद्ध करना। लिपिबद्ध करना मतलब उसको रिकॉर्ड करना, उसको लिखना, उसको अपने पास एक अकाउंटिंग की पुस्तक में उसको लिखा जाता है, बही खातों में लिखा जाता है। इसीलिए उसको कहा गया बही खाता। जैसे किसी को अपने माल बेचा तो लिख दिया, किसी से माल खरीदा तो उसको लिख दिया, किसी को पैसे दिए तो उसको लिख दिया, किसी से कोई पैसे प्राप्त किए तो उसको लिख दिया, किसी को किराया दिया तो लिख दिया, कोई बिजली बिल भरा आपने लिख दिया, कोई वस्तु खरीद कर रहा है उसका पैसा जो दिया लिख दिया। इस तरीके से जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं जो कि नगद में मुद्रा के रूप में दिखते हैं, नगद मतलब मुद्रा के रूप में, उधार भी हो सकते हैं लेकिन उसमें मुद्रा का उपयोग होना चाहिए, मुद्रा आना चाहिए। वस्तु के बदले वस्तु नहीं, वस्तु के बदले मुद्रा अगर लेन देन हो रहा है तो ऐसे व्यवहारों को लिखना बही खाता कहलाता है। बही खाता लेखा कर्म की प्रारंभिक पुस्तक मानी गई है। मतलब जब भी आप व्यवसाय के प्रारंभिक लेन देन बही खाते में लिखेंगे, जो व्यापार के प्रारंभिक लेन देन होते हैं, जैसे प्रतिदिन जो भी आप माल का क्रय विक्रय खरीदेंगे, माल खरीदना, माल बेचना, किराया देना, मजदूरी देना, बिजली बिल देना, टेलीफोन बिल देना, जो रोज आप खर्चा करेंगे, रोज आपको जो प्राप्त होगा, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, ये जो हम रोज करेंगे, ये सारे लेन देन हम रोज जिस पुस्तक में रिकॉर्ड करेंगे दैट कॉल बही खाता, उसको बही खाता कहा जाए। इस बात को ध्यान रखें। तो बही खाता बहुत छोटी परिभाषा, सिंपल सी बात, ऐसे सभी व्यापारिक व्यवहार जो मुद्रा के रूप में हो उनको लिखना, मुद्रा के रूप में हो, बिना मुद्रा वाले व्यवहार नहीं लिखना। जैसे किसी को बोला ये सामान उठा के माल रख दे, ये भी काम है, ये कोई व्यवहार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। किसी को आपने ऑर्डर दे दिया कि अलाना फलाना काम मेरे लिए कर देना, वो व्यवहार नहीं है। हम ये बोलेंगे कि भाई 500 रुपये मैं आपको दूंगा, आप मेरे लिए काम कर दो, तो इसमें 500 रुपये मुद्रा है, तो मुद्रा दिख रही है इसलिए उसको हम लिखेंगे। जिसमें मुद्रा का व्यवहार दिखेगा, मुद्रा का मतलब पैसे का व्यवहार दिखेगा, वो सब हम लिखेंगे। और जहां प्रारंभिक तौर पर लिखेंगे, सबसे पहली बार जहां पर लिखेंगे, उसको हम बही खाता कहते हैं। और उसका दूसरा नाम है पुस्तपालन। किसी भी छोटे से व्यवसाय से लेकर बड़े से बड़ा व्यापारी, अरबों खरबों रुपए का व्यापार करने वाला व्यापारी भी इन पुस्तकों में अपने व्यवहारों को, व्यावसायिक व्यवहारों को लिपिबद्ध करता है, मतलब लिखता है। बिना रिकॉर्ड किए आप लेखांकन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बही खाते के बाद जो दूसरी प्रक्रिया आती है वो है लेखांकन। बही खाते के बाद जो दूसरा काम शुरू होगा वो है लेखांकन। मतलब आप जो प्रारंभिक व्यवहारों को लिख देंगे तो उन व्यवहारों को आगे बढ़ाना, उनसे संबंधित आगे की कार्रवाई करना, वो लेखांकन में आता है। लेखांकन वृहद है। लेखांकन में क्या होता है वो हम बात करें। अब हम बात कर रहे हैं लेखांकन की। लेखांकन मतलब अकाउंटेंसी। तो लेखांकन, अकाउंटिंग। लेखांकन में, लेखांकन से आशय व्यावसायिक वित्तीय सौदों को पहचान करना, मौद्रिक मापन करना, यहां तक तो यही परिभाषा है। लेखांकन से आशय व्यावसायिक वित्तीय सौदों को पहचानना। वित्तीय सौदों को पहचानने का मतलब होता है कि कौन सा व्यवहार व्यापार का है और कौन सा व्यवहार व्यापार का नहीं है। जैसे हम हमारे घर में खाने पीने के लिए सब्जी लेकर आए, तो वो जो घर में सब्जी लेकर आए वो व्यापार है क्या? नहीं, वो तो अपने घर में लाए अपन उसको। लेकिन
अगर आप सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, सब्जी बेचने के लिए खरीद कर लाए, आप सब्जी खरीद कर लाए मंडी में से और फिर मोहल्ले में आपने जाकर सब्जी बेच दी, तो वो व्यापार है। आप खुद पहनने के लिए कपड़े लाए, वो व्यापार सौदा नहीं है। लेकिन आप कपड़े बेचने के लिए लेकर आए, वो व्यापारिक सौदा है। आपने किसी को कपड़े बेचे, किसी को सब्जियां बेची, कोई आपने सोना चांदी का व्यापार किया, कोई आप पुस्तक बेचने का व्यापार कर रहे हैं, तो आप कोई फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें जो आप लेन देन कर रहे हैं वो व्यावसायिक वित्तीय सौदे हैं। इसलिए पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वित्तीय सौदे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश कि भाई हमको 100 फर्नीचर 100 चेयर हमको भेज देना, प्लास्टिक चेयर बेचने के लिए चाहिए। हम व्यापारी, हमने 100 चेयर ऑर्डर की कि हमको भेज देना कंपनी को। ऑर्डर करना वित्तीय व्यवहार नहीं है जब तक आपको माल मिल जाए या आप पेमेंट कर दो। दोनों में से कोई एक काम होना जरूरी है, या तो आप पेमेंट कर दो या कोई माल आप तक आ जाए। दोनों में से कोई एक चीज होना जरूरी है, तब वो व्यवहार बनेगा। केवल आपने किसी को आदेश दे दिया कि भी ये कल आके मेरे यहाँ सफाई कर देना, मैं तेरे को सैलरी दूंगा, तो वो कल जब तक सफाई नहीं करेगा या आप सैलरी भी दो, दोनों में से कोई एक काम जब तक नहीं होगा वो व्यवहार नहीं बनेगा। तो यहां पर व्यवसायिक वित्तीय सौदों को पहचान करना, मौद्रिक मापन करना, फिर उसको मुद्रा के रूप में देखना। जैसे आपने 100 चेयर को ऑर्डर दिया और वो 100 चेयर आपके पास आ भी गई, तो वो कितने की आई? 100 चेयर मान लीजिए आपके पास 50,000 की आई, तो आपने उसका मुद्रा मापन किया, आपने उसको 50,000 रुपए मूल्यांकन किया। तो सब उसका दूसरा काम होगा मौद्रिक मापन करना। मतलब आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास चश्मा, मैं चश्मा बेचता हूं, मैं चश्मा खरीद के लाया, उसको मेरे को बेचना है। तो ये चश्मा बेचना है तो चश्मे को मैंने 500 रुपए में बेचा तो 500 रुपए लिखूंगा ना, मतलब इसका मौद्रिक मूल्यांकन हुआ 500 रुपए। मैं कोई भी चीज अगर किसी को बेच रहा हूं या कोई खरीद रहा हूं तो उसका मौद्रिक मापन करना जरूरी है। उसके बाद उसका अभिलेखन करना। अभिलेखन करना मतलब उसको पुस्तकों में लिखना। तो यहां तक की प्रक्रिया बही खाते से संबंधित है। तो बही खाता लेखांकन का अंग है। लेखांकन में बही खाता शामिल हो जाता है। बही खाते में यहां तक की बात हुई, व्यवसायिक वित्तीय सौदों को पहचानो, उसका मौद्रिक मापन करो और उनका अभिलेखन करो। अभिलेखन करना मतलब उनको लिपिबद्ध करो, उनको लिखो। और जब आपने उनको लिख दिया तो फिर उसके आगे उनका वर्गीकरण करना पड़ता है। वर्गीकरण मतलब व्यापार में एक जैसा व्यवहार कई बार होता है। एक जैसा व्यवहार कई बार कैसे है? मान लीजिए आपकी किराना की दुकान है, आप किराना की दुकान में दिन भर में वस्तु कितनी बार बेचोगे? ऑब्वियसली मतलब मान के चलिए कि दिन भर में कम से कम 50 ग्राहक आएंगे, और 50 ग्राहक जब आएंगे तो वो 50 ग्राहक में से 10 नगद ले जाएंगे, 10 उधार भी लेके जाएंगे, और कोई वस्तु वापस भी करके जाएगा, कोई वस्तु एडवांस लेके जाएगा, अग्रिम लेके जाएगा, पैसा बाद में देगा। ऐसे बहुत सारे दिन भर व्यवहार बार बार होंगे, और कम से कम 50 व्यक्ति में से 25 खरीदने आएंगे, 10 वापस करने आएंगे, 10 को आप वापस कर देंगे माल जिनसे आपने खरीदा हुआ है। ऐसे दिन भर व्यापार चलता रहता है। मान लीजिए आपकी छोटी सी होटल है, वो है समोसे की, तो दिन भर आपके समोसे चलेंगे कि नहीं? एक ग्राहक आया, 2 समोसे ले गया, दूसरा ग्राहक आया 5 समोसे ले गया, तीसरा ग्राहक आया 10 समोसे, तो दिन भर में आपने 25 बार समोसे बेचे, 25 बार आपने जलेबी बेची। इसी तरीके से व्यापार में, जैसे बिजली बिल हर महीने भरना पड़ता है, एक बार थोड़ी बिजली बिल भराता है, हर महीने बिजली बिल भरना पड़ता है।
आपको हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है, आपको अपने कर्मचारी को हर महीने वेतन देना पड़ता है, कर्मचारी को मजदूरी हर महीने देना पड़ती है, ये खर्चे बार बार होते हैं। तो इन सबको एक साथ एक जगह पर जो लिखने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं वर्गीकरण करना। मतलब हम जैसे जितने भी माल बेचने के व्यवहार है, विक्रय जिसको बोलेंगे, वो सारे व्यवहार एक जगह लिख देंगे। माल बेचने के सारे व्यवहार एक जगह लिख देंगे, माल खरीदने के सारे व्यवहार एक जगह लिखेंगे, पैसे जितने आए उसको एक जगह दिखाएंगे, पैसे जो गए उसको एक जगह दिखाएंगे, बैंक में जो पैसा जमा किया उसको अलग दिखाएंगे, किसी को उधार माल दिया उसका अलग रिकॉर्ड रखेंगे, किसी से उधार माल खरीदा उसका अलग रिकॉर्ड रखेंगे और एक जगह सारे रिकॉर्ड रखेंगे। इसलिए उसको बोलते हैं वर्गीकरण करना। क्रय, क्रय मतलब माल खरीदने का खाता अलग बना, उसमें खाते बनते हैं, अकाउंट। माल बेचने का अकाउंट अलग बना, खाता। माल खरीदने का खाता अलग, बेचने का खाता अलग, बैंक में पैसा जमा करना निकालने का खाता अलग, नगद पैसे आए गए लिखने का खाता अलग, मजदूर खाता अलग, वेतन खाता अलग, बिजली बिल खाता अलग। मतलब हर व्यवहार के अलग अलग खाते बनाए जाएंगे, अलग अलग उनको लिखा जाएगा, इसलिए उसको कहा गया वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करने के बाद आता है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट करना उसको। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है अब हम एक जैसे व्यवहार जब एक जगह लिखेंगे तो उनको, जैसे मान लीजिए आप वेतन दे रहे हैं, हर महीने दे रहे, साल में 12 बार दिया, 50 मजदूर है, 50 मजदूरों को अलग अलग दिया, तो कितने सारे वेतन के खाते हो जाएंगे, व्यवहार हो जाएंगे। इतने सारे व्यवहारों को आप एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर जगह पर लाएंगे, एक जगह पर लाकर उनका हम संक्षिप्तीकरण कर देंगे। जैसे जितना भी आपने साल भर में माल खरीदा है वो एक जगह पूरा लिख दो क्रय के नाम से। साल भर में जितना माल आपने बेचा है उसको एक जगह पर दिखा दो विक्रय के नाम से। साल भर में जितना उधार माल बेचा है तो उसको उधार का अलग बना दो पूरा, कि कितना उधार हमने दिया, कितना उधार हमको चुकाना है, कितना उधार हमको वसूल करना है, कितना उधार हमको चुकाना है। ऐसे हमको कितनी नगद हमारे पास साल भर में आई, रोकड़, कितनी रोकड़ साल भर में हमारे पास नगद आई, कितनी रोकड़ हमारे पास से गई, वो हम एक जगह दिखा देंगे। कितना साल भर में हमने बैंक में जमा किया, बैंक से निकाला, वो हम एक जगह दिखा देंगे। तो वो संक्षिप्तीकरण कहता है। हमको एक जगह पता लग जाएगा कितनी रोकड़ है, कितना बैंक बैलेंस हमारे पास है, बैंक में पैसा है, कितना हमारा विक्रय हुआ टोटल, कितना हमने माल खरीदा, कुल माल कितना खरीदा, कितना हमने साल भर में वेतन दिया, कितना हमने साल भर में मजदूरी दी, कितना हमने साल भर में बिजली बिल इकट्ठा दिया, हमको एक जगह सारा रिकॉर्ड मिलेगा। उसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करना, विश्लेषण करने का मतलब होगा कि हमने जो लेखे अभिलेखन किया, जो लिखे हैं उनका वर्गीकरण संक्षिप्तीकरण करके जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, डेटा इकट्ठा किया है कि कितना आया, कितना गया, कितना कमाया, कितना गवाया, मतलब हमको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, कितना पैसा हमने कमाया, कितना हमको लोगों को पैसा चुकाना बाकी है, कितना लोगों से वसूल कर रहे हैं, मतलब हमारे दायित्व, चुकाना मतलब हमारे दायित्व कितने हैं, वसूली मतलब हमारी संपत्ति कितनी है, हमारे पास भवन, मशीन, फर्नीचर, प्रॉपर्टी कितनी है, हमारा बैंक में के पैसा कितना है, हमको टोटल साल भर में कितना लाभ हुआ या हानि हुई, ये हम विश्लेषण करके और उसका निवर्चन करेंगे। निवर्चन करना मतलब उसकी तुलना करेंगे कि हमने जो लाभ कमाया हो ज्यादा कमाया कि कम कमाया, पिछले साल से कम है या ज्यादा है, हमारे को जो लाभ हुआ वो ज्यादा हुआ, कम हुआ या हानि हुई,
या पिछले साल से हानि बढ़ गई, हानि कम हुई, हमारे खर्चे बढ़ गए या खर्चे कम हो गए, ये सब निवर्चन में आए। और उसके बाद उसको संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जैसे मोबाइल से अपन बात करते हैं ना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई बात करते हैं या आमने सामने कोई बात करते हैं, तो लेखांकन कैसे बात करेगा? कैसे किसी को पता लगेगा कि आपने लाभ कमाया या आपको हानि हुई? भाई आप अगर बैंक जाओगे कि मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक वाला आपको लोन कैसे देगा? वो आपको पूछेगा भाई आप क्या कमाते हो, आप क्या व्यापार करते हो, आपको कितना लाभ हुआ, आप अपना लाभ का लेखा जोखा लेके आइए, हमको बताओ कि आपको कितना लाभ हो रहा है। जितना आपको लाभ हो रहा है उसके हिसाब से हम आपको लोन देंगे। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, संपत्तियां कितनी है, हमको बताओ। तो उसको कैसे बनाएंगे? संप्रेषण के द्वारा। हम हमारे व्यापार की सूचनाएं हमारे विनियोजकों को देंगे, अन्य जिनको आवश्यकता उन सबको ये सूचनाएं भेजी जाएगी। खुद व्यापारी को भी लगेगा भाई मैं व्यापार कर रहा हूं तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मैं कितना व्यापार में लाभ कमा रहा हूं, मेरे को कितनी हानि हो रही है, मेरा खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मेरे की आय कितनी बढ़ गई है, मेरे को भविष्य में आगे कैसे इसको चलाना है, ये सब मुझे पता लगना चाहिए ना। इसलिए मुझे लेखांकन करना पड़ेगा। तो बही खाता एवं लेखांकन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बही खाता कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बही खाता वो व्यक्ति जिसको लेखांकन अकाउंट का या लेखा कर्म का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापारिक लेन देन का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है और उसको थोड़े बहुत भी नियम मालूम है कि कैसे लेखे करना है, तो वो बही खाता वाला कार्य कर सकता है। मतलब वो वित्तीय व्यवहारों को पहचान के उनका मौद्रिक मूल्यांकन करके उनको लिपिबद्ध कर सकता है। उसके लिए उसको विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको पूछ सकते हैं ना अंतर, बही खाता और लेखांकन में अंतर लिखो, तो बही खाता और लेखांकन में अंतर यही है। बही खाता सामान्य लेखांकन ज्ञान वाला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन लेखांकन करने के लिए उसको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, एक एक पॉइंट उसको मालूम होना चाहिए, एक एक नियम उसको अकाउंटिंग के मालूम होना चाहिए, जब वो लेखांकन का काम कर सकता है। बही खाते का काम प्रारंभिक चरण में होता है, लेखांकन का काम बही खाते के बाद होता है। बही खाता करने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, सादे कॉपी पेन पर आप पेन से लिखना है। लेकिन लेखांकन कंप्यूटर के द्वारा भी हो सकता है। आजकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया है, आप लोगों ने सुना ही होगा। टेली आप लोग ज्यादातर कई बच्चे 11वीं 12वीं में 11th 12th में आने के बाद टेली सीखने चले जाते हैं अकाउंटिंग। तो ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। आजकल विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग करके आप लेखांकन कर सकते हैं। इसलिए लेखांकन में यंत्रों का इस्तेमाल भी होता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बही खाता संक्षिप्त प्रक्रिया है, लेखांकन वृहद और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ठीक है, बही खाते का काम लेखा लिखने पर समाप्त हो जाता है, लेकिन लेखा लिखने के बाद उसका वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना, विश्लेषण करना, निवर्चन करना, संप्रेषण करना, ये सब लेखांकन में आता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि लेखांकन हम क्यों करें, क्या जरूरत है हमको इसकी, इतनी माथापड़ी क्यों करवा रहे, इतना क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको लेखांकन का ज्ञान नहीं होगा तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए लेखांकन के उद्देश्य या लेखांकन के लाभ, दोनों बातें मैं एक साथ बता रहा हूं। लेखांकन के लाभ और उद्देश्य एक ही चीज है। लेखांकन के उद्देश्य लिखो या लाभ लिखो, दोनों एक ही बातें होती है। लेखांकन का पहला उद्देश्य है लाभान्वित ज्ञान करना, और यही हमारा लाभ भी है। हमको लेखांकन से ये लाभ है कि हमको हमारे व्यापार का
कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, इसका पता हम कैसे लगाएं? इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास हमारे सारे लेन देनों का लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर लिखित रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपने कितना लाभ कमाया, कितनी हानि हुई? ठीक है। और दूसरा, इसका ये भी लाभ है याददाश्त। किसी को आपने उधार माल दे दिया, साल भर में व्यापार में कई लोग उधार मान लेते हैं, कई सारे लोग उधार मान लेते हैं, लेकिन वे कई लंबे समय बाद आपको पैसा चुकाते हैं। इतने समय में तो आप भूल भी सकते हैं। मान लो आपने 100-200 लोगों को उधार दे दिया, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये मालूम पड़ जाए कि तुम लिख के तो रखते नहीं हो, तुम्हारे पास हिसाब किताब है नहीं, तो वो भुला देगा आपको, वो आपको पैसे ही नहीं देगा। तो व्यापारिक व्यवहार को याददाश्त के लिए भी जरूरी है कि हम उसको लिपिबद्ध करें। तो लेखांकन का ये भी लाभ है कि याददाश्त में रखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सारा लेखे में लिख दो। तो लाभ हानि ज्ञात करना, व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति मतलब क्या कमाया, क्या गवाया, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति बढ़ गई, कितनी देनदारियां बढ़ गई, कितनी लेनदारियां बढ़ गई, लोग हमसे पैसा कितना चुकाना है हमको, कितना हमको वसूल करना है, कितना हमारे पास, अगर हम माल बेचते हैं कुछ तो हमारे पास कितना स्टॉक है, हम माल अगर बेचते हैं तो हमारे पास स्टॉक कितना है, हमको कितने हमारे ग्राहक उधार हमसे माल लेके गए हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमारे नगद हमारे पास रोकड़ कितनी पड़ी हुई है, हमारे साल भर में खर्चे कितने हो रहे हैं, खर्चे बढ़े हैं, घटे हैं, ये सब हमारे को मालूम होना चाहिए। इसलिए व्यापार की वित्तीय स्थिति का हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हम हमारा व्यापार तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है या पीछे आ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है या डेवलप हो रहा है, हमको ये मालूम होना चाहिए। कर निर्धारण में सहायता मिलती है। जो सरकार को आप टैक्स देंगे तो कहां से देंगे? सरकार को टैक्स कब देंगे? जब आपको ये पता लगेगा कि आपका लाभ कितना है। जब आपको लाभ पता हो जाएगा तो उस लाभ के आधार पर आप टैक्स का मूल्यांकन करेंगे। टैक्स मतलब कर, कि मैं कितना कर सरकार को चुकाऊं, मेरा कितना लाभ है, उस पर कितना कर बनता है, उतना कर मैं मूल्यांकन करूंगा और सरकार को चुका दूंगा। अगर मेरे पास हिसाब किताब नहीं होगा तो मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इसलिए मुझे कर चुकाने में भी लेखांकन सहायता करेगा। प्रबंधकीय नियंत्रण में सहायक, प्रबंधकीय नियंत्रण में सहायक। प्रबंधकीय नियंत्रण का मतलब कर्मचारियों पे नियंत्रण, व्यवसायिक गतिविधि पर नियंत्रण, क्रय विक्रय पर नियंत्रण। अगर हम हमारा लेखांकन लिखित में रखेंगे तो क्या खर्च हो रहा है, खर्चे बढ़ तो नहीं रहे, कर्मचारी गबन तो नहीं कर रहा, कोई हमारे पैसे चुरा तो नहीं रहा, कोई हमको धोखा तो नहीं दे रहा, कोई पैसे हमारे डूब तो नहीं रहे, ये हमारे नियंत्रण में रहेगा, हमको पता होता रहेगा। कितना माल बिका, कितना खरीदा, हमको मालूम रहेगा, तो कर्मचारी हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। आप व्यापारिक दुकानों पे जाते हैं ना, वहाँ कर्मचारी लोग माल बेचते रहते हैं, मालिक कोने में बैठा रहता है, तो मालिक को कैसे पता लगेगा कि कोई कर्मचारी ने फ्रॉड किया, एक की जगह दो वस्तु बेच दी और एक वस्तु का पैसा वहां रखा, इनका जेब में रख लिया, पता ही नहीं लगेगा ना। लेकिन व्यापारी क्या करता है, सारा जो उसका माल रहता है स्टॉक, उसको रिकॉर्ड में रखता है, फिर उसको बार बार मिलाता रहता है कि जितना लिखा है, जितना बिक गया है, उसमें बचा हुआ क्या है, वो सही है या नहीं है। जैसे ही उसमें गड़बड़ पकड़े तुरंत कर्मचारी को पकड़ लेंगे कि भैया तूने कुछ गड़बड़ करी।
तो कर्मचारी को आसानी से उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, किसी भी प्रकार का गबन, फ्रॉड या गलतियों से बचा जा सकता है और हम अनावश्यक खर्चों से बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, हमारा आय व्यय प्रॉपर होती रहती है। इसलिए प्रबंधकीय नियंत्रण में सहायक व्यापार बहुत आसानी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे व्यवसाय की उन्नति आसानी से होती है, हम भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। अगर हमारा प्रबंधकीय नियंत्रण सही होगा तो हमको मालूम रहेगा कि हमने कितना लाभ कमाया, हमको मालूम रहेगा कि हमारी वित्तीय आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो हम भविष्य की योजना बनाएंगे कि यार और व्यापार को बढ़ाएं। एक दुकान है तो 2 दुकान कर ले, एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री खोल ले, एक फैक्ट्री की क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ा ले। मतलब व्यवसाय का हम विस्तार कर सकते हैं। कब? जब हमको हमारा लाभ हानि मालूम होगा, हमारी वित्तीय स्थिति मालूम होगी, हमारा प्रबंधकीय नियंत्रण मजबूत होगा, तो हमको भविष्य में अपने व्यापार को बढ़ाना भी आसान हो जाएगा। मतभेद में भी सहायक। मान लीजिए किसी के साथ आपके मतभेद हो गए, कोई माल आपसे ले गया उधार, उन्होंने कहा पैसे 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है, पहचान वाला आपने कहा दे देते। 2 महीने बाद वो आया, भैया ये 2000, हम बोल रहे भैया 2500 लेने थे, 2500 लेना थे, तुम 2000 दे रहे। वो बोलेगा भैया 2 ही देना थे। हम कैसे निपटेंगे उससे? हम हमारी पुस्तक में जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको दिखाएंगे कि हमारी पुस्तक में इतनी तारीख को आप इतना माल इतने रुपए का लेकर गए, आप 2500 रुपए का माल लेकर गए, इतनी तारीख को लिखा हुआ है, तो उसको मानना पड़ेगा और उसको पूरे पैसे देना पड़ेंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा तो इस तरीके के आपको नुकसान उठाना पड़ेंगे। कोई आपका पैसा डुबा सकता है, कोई आपके ऊपर कोई दावा क्लेम कर सकता है, आपसे कोई ज्यादा पैसे मांग सकता है, कई सारे हमको नुकसान हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास लिखा हुआ रहेगा तो हम दिखाकर हमारे मतभेद निपटा सकते हैं। कल को कोई कोर्ट कचहरी में हमारे खिलाफ कोई जाता है तो हमारी व्यापारिक व्यवहार को दिखाकर कोर्ट में भी इसको सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे खाता बही को हम कोर्ट में दिखा सकते हैं कि भैया हमारे खाता बही में सब लिखा हुआ है, ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं, हमारे खाते में लिखा हुआ है। तो ये हमारे लाभ भी हैं और ये हमारे उद्देश्य भी है। और भी कुछ लाभ होते हैं जो आप ले सकते हैं। न्यायालय में आपको कोई तकलीफ आती है, कोर्ट कचहरी में, तो आप उपयोग कर सकते हैं। व्यापार विस्तार में इसका उपयोग होगा। बैंक से आपको लोन लेना है तो आपको ये अपने वित्तीय लेन देन को दिखाना पड़ेगा। बैंक आपके वित्तीय लेन देन की कॉपी मांगेगा कि आपने भाई कितना कमाया हमको बताओ, तब आपको लोन देगा। कोई आपका उधार माल लेने वाला है तो वो भी आपसे पूछेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है। कोई भी आपको बिना जाने पहचाने आपकी आर्थिक स्थिति देखे बगैर आपको उधार पैसा नहीं देगा, आपको उधार माल नहीं देगा। पहले वो ये पता करेगा कि आप पैसे चुकाने लायक हो या नहीं, और उसके लिए वो आपके खाता बही मांगेगा, वो आपके व्यापार की स्थिति पता करेगा, तब जाकर वो आपको उधार देगा। तो ये हमारे लेखांकन के उद्देश्य हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। लेखांकन किन किन के लिए लाभदायक होता है या लेखांकन का किन के लिए उपयोग होता है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। मतलब लेखांकन के उपयोगकर्ता कौन कौन है। मतलब आप जो लेखांकन करेंगे, आप जो लिखेंगे, खाते बनाएंगे, इसका उपयोग कौन कौन करेगा, मतलब किन के लिए फायदेमंद होगा आपके अलावा, उसके ऊपर मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। अभी हमने लेखांकन के उद्देश्य देखे। लेखांकन के उद्देश्य के बाद बारी आती है कि ये सारी प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, हम ये सारे लेखेबद्ध कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमारे व्यापार के लेन देनों को, इसका उपयोग हमारे अलावा कौन कौन करेगा, ये किन के लिए आवश्यक है। एक कहावत भी चलती है, पहले लिख फिर पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। पहले लिख फिर पीछे दे,
भूल पड़े कागज से ले। मतलब ये कहा गया है कि जो भी आप लेन देन करो व्यापार में, सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करो, उसके बाद आगे की कार्रवाई करो। अन्यथा कल को अगर कोई विवाद होता है तो वो कागज को भूल पड़े तो कागज से ले का मतलब अगर कोई लेन देन में त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई, तो उसको सुधार हम उस कागज में देखकर कर सकते हैं, हमारी बुक में देखकर कर सकते हैं। हमारी बुक मतलब लेखांकन बुक में कि भाई हमने व्यवहार जो लिखा है इसमें क्या लिखा और हमने क्या किया। अगर उसमें कोई अंदर आ रहा है तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास सारे लेन देन लिखित में होना अनिवार्य है। ये व्यापार का सबसे मूल मंत्र है। कोई भी व्यापार की उन्नति उसी पर निर्भर करती है जहां पर व्यापारिक लेन देनों को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए वहां पर कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई गबन नहीं होता, किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता। ये फायदा है। अब मैं बात कर रहा हूं ये जो लेन देन हमने लिखे कौन कौन उपयोग करेगा इसका। तो लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता, ये प्रश्न बनता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। तो लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं को दो भाग में बांटा अपन ने, आंतरिक उपयोगकर्ता, बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता में हम स्वयं स्वामी, अगर मैं व्यापार चला रहा हूं तो मेरे अकाउंट से, मेरी लेखांकन प्रक्रिया से मुझे ही पता लगेगा कि मैंने कितना लाभ कमाया, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, इसका मुझे क्या फायदा हो रहा है, इसका मुझे क्या नुकसान हो रहा है और उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसे इसको सुधारना है, कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, कहाँ भूल हो रही है, इन सब का पता मैं लगा सकता हूँ। इसलिए मुझे मेरे लेखांकन का मेरे लिए भी उपयोग है। दूसरा प्रबंधन, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, प्रबंधक लोग, हमारे मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, व्यापार में क्रय विक्रय करने वाले लोग होते हैं, व्यापार को चलाने वाले, संचालन करने वाले जो सहयोगी होते हैं, उन लोगों के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचना जरूरी होती है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा व्यापार तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे व्यापार को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कहाँ भूल हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है। आपके लेखांकन के माध्यम से व्यापार की उन्नति का उनको भी ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ कर्मचारी, हमारे जो हमारे एम्प्लॉइज है, हमारे कर्मचारी, उनको भी मालूम होना चाहिए। हमारे सेल्समैन होते हैं, हमारे जो शॉप में काम करने वाले लोग होते हैं, वे सब निचले स्तर के कर्मचारियों को भी मालूम होना चाहिए कि मैं जहां पर जॉब कर रहा हूं वहां मेरे मालिक कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। क्योंकि अगर मालिक कमाएगा, व्यापार तरक्की करेगा तो उनके वेतन भी बढ़ेंगे, उनको भी फायदा होगा, उनकी जॉब स्थायी रहेगी, उनकी उन्नति होगी। अगर व्यापार डाउन होगा तो कर्मचारी को भी नुकसान होगा, उनके वेतन कम होंगे। तो ये कर्मचारी को भी मालूम होना चाहिए कि व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। व्यापार की आर्थिक स्थिति का स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी तीनों के लिए उपयोग है। ये तो हो गया आंतरिक उपयोगकर्ता। अब बाहर उपयोगकर्ता, बाहर के लोग कौन है जिनको इसकी आवश्यकता है। हमारा अकाउंट कौन देखेगा बाहर, किसको आवश्यकता है। तो बाह्य उपयोगकर्ता में है लेनदार। लेनदार मतलब सप्लायर। सप्लायर मतलब वे लोग जिनसे हम उधार माल ले रहे हैं। जिन लोगों से हम उधार माल खरीदते हैं वो हमको उधार माल कब देंगे, जब उनको ये मालूम होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है, हमारा व्यापार उन्नति कर रहा है। और ये उनको कैसे पता लगेगा, हमारी लेखांकन बुक से। हमने जो हमारे लेखांकन में लाभ हानि ज्ञात किया हुआ है, हमने जो हमारे साल भर के लेन देन लिखे हुए हैं, उसको हम बताएंगे। उससे वो संतुष्ट होगा, सेटिस्फाइड होगा, तो वो हमको उधार माल देगा कि ठीक है भाई, इनको उधार दे दो, वसूल हो जाएगा। और उनको लग गया कि अपनी स्थिति डावाडोल है तो वो हमको उधार नहीं देगा। वित्तीय संस्थाएं,
वित्तीय संस्था मतलब बैंक, जहां से हम पैसा उधार लेते हैं। अभी बैंक में आप लोन लेने जाओगे, ऋण लेने जाओगे, बैंक से उधार पैसा मांगोगे व्यापार करने के लिए, तो वो आपसे पूछेगा आप अपने वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा लेके आइए, आपने कितना साल भर में लाभ कमाया हमको बताइए, आपके व्यापार की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति हमको बताइए, पिछले 2-4 सालों में आपने कितना लाभ कमा लिया। तो हमको हमारे खाते उनको दिखाना पड़ेंगे। अगर वो संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो वो हमको लोन देंगे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो हमको लोन नहीं देंगे, वो हमको उधार पैसा नहीं देंगे। तो हमारे वित्तीय संस्थाओं को, और उसके बाद अगर वो उधार दे भी देंगे तो भी हमको बार बार समय समय पर उनको सूचना देना पड़ेगी कि हमारा व्यापार प्रगति कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, हम लाभ कमा रहे हैं, आपका पैसा सही जगह लगा हुआ है, आपका पैसा सुरक्षित है, आपको समय पर हम ब्याज देंगे, आपको समय पर आपका पैसा लौटा देंगे। इस बात की उनको गारंटी देने के लिए हमको व्यापार की सूचना उनको देते रहना पड़ेगी वित्तीय संस्थाओं। ऐसी निवेशकर्ता, विनियोजक, ये भी वही है, विनियोजक या निवेशकर्ता, ऐसे लोग जो आपके व्यापार में पैसा लगाने को इच्छुक है, जो आपके व्यापार में पार्टनर बनने को इच्छुक है, जो आपके व्यापार में अपनी तरफ से पूंजी पैसा लगाने को देने को तैयार है कि ठीक है आपके पैसे व्यापार करिए, हम पैसा आपको देते हो उधार, उनको भी हमको हमारी आर्थिक स्थिति बतानी पड़ेगी। पैसा लेने के बाद भी बतानी पड़ेगी और पहले भी। पैसा लेने के पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हम पर्याप्त हमारे पास व्यापार है, हमारा व्यापार तरक्की कर रहा है, हम अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं, इतना हमारा विक्रय है, इतने हमारे ग्राहक है, इतना हम माल बेचते हैं। जब हम ये सारी सूचना उनको देंगे तो वो हमको पैसा आसानी से देंगे। और बाद में भी हमको सूचना देना पड़ेगी कि हम तरक्की कर रहे हैं, प्रगति हो रही है, आपका पैसा सुरक्षित है, आपको समय पर आपका पैसा लौटा दिया जाएगा और लाभ में जो आपका हिस्सा है वो भी आपको दिया जाएगा, तो उनको समय पे लाभ में हिस्सा मिलेगा। ये सारी चीजें इसमें हैं। सरकार भी आपकी वित्तीय सूचनाओं से ही पता करती है कि देश की उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। देश की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि देश का व्यापार कितना बढ़ रहा है। अगर देश का व्यापार बढ़ रहा है मतलब देश की उन्नति हो रही है। जब देश में ज्यादातर व्यापारिक संस्थाएं अपने लाभ का विवरण प्रस्तुत करेंगे, ज्यादातर व्यापारिक संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति उन्नति बताएंगे, बाजार में मांग पूर्ति बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, लोगों का लाभ बढ़ रहा है, तो इससे सरकार को ये पता लगेगा कि देश की तरक्की हो रही है, देश की आर्थिक स्थिति उन्नति हो रही है, देश में लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों का लाभ बढ़ रहा है। और इस तरीके से हम सरकार की भी उसकी वित्तीय योजना बनाने में, देश की उन्नति की योजना बनाने में, देश की आर्थिक योजना बनाने में, कर संबंधी योजना बनाने में सरकार को सहायता होती है। सरकार कर बढ़ाए कि कर घटाए। जब व्यापार उन्नति करेगा, लाभ ज्यादा होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, तो सरकार कर बढ़ाएगी, सरकार नई नई वित्तीय योजनाएं लाएगी, सरकार नई नई आर्थिक योजनाएं लाएगी, आयात निर्यात योजना लाएगी, विदेश व्यापार संबंधी नीतियां बनाएगी। सरकार जो भी नीति बनाती है उसमें व्यापारिक सूचनाओं का बहुत महत्व होता है। जब तक व्यापारिक आर्थिक सूचनाएं सरकार को नहीं मिलेगी, सरकार अपना बजट सही नहीं बना पाएगी, सरकार सही तरीके से नीतियां योजनाएं नहीं बना पाएगी। उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, बाजार में व्यापार बढ़ता है, व्यापारी की आर्थिक स्थिति बढ़ती है, तो उपभोक्ता इस बात की संतुष्टि होती है कि मैं जिस व्यापारी से लेन देन कर रहा हूं उस व्यापारी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहां से उधार माल भी लिया जा सकता है, वहां से नगद भी लिया जा सकता है, वहां पर अच्छी गुणवत्ता वाला माल मिलता है, क्योंकि आपका व्यापार जितना तरक्की करेगा
उतना ज़्यादा गुणवत्ता वाला माल बेचेंगे, उतना ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करेंगे, उतनी ज़्यादा उपभोक्ता को सुविधाएं दे पाएंगे। तो उपभोक्ता भी आपकी आर्थिक स्थिति देखकर आपके पास आता है। हम कई बार देखते हैं जो बड़े दुकानदार होते हैं उनके ग्राहकों की भीड़ भी ज़्यादा होती है, छोटे दुकानदार में ग्राहकों की भीड़ भी कम होती है, क्योंकि बड़े दुकानदार की आर्थिक स्थिति बड़ी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग ज़्यादा उसके पास जाते हैं। तो उपभोक्ता भी आपकी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट होता है और समाज को ये समझ पड़ती है, समाज को भी ये बात मालूम पड़ती है कि देश उन्नति कर रहा है, क्योंकि व्यापार उन्नति करते दिखेगा, जगह जगह व्यावसायिक स्थल बढ़ते दिखेंगे, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती दिखेगी, तो समाज भी उससे संतुष्ट होगा, समाज में रोजगार बढ़ेगा, समाज की मांग और पूर्ति संतुलित होगी, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, समाज में लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो लोगों की भी आय बढ़ेगी। जब व्यापारिक आय बढ़ती है, व्यापारिक आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है, तो समाज का आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठता है, समाज को भी उसका लाभ मिलता है, समाज की भी उन्नति होती है, समाज को भी उससे जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा समाज भी बढ़ेगा, समाज की उन्नति भी होगी, समाज की आय भी बढ़ेगी, समाज का संतुष्टि लेवल बढ़ेगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर अपना टॉपिक को एंड कर रहे हैं। मैंने आज 2-4 चीजें आपको बताई इस प्रथम वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा 11th क्लास अकाउंटिंग का, और उसमें मैंने आपको बताया कि बही खाता क्या है, लेखांकन क्या है और इसके उद्देश्य क्या है और इसका किनके लिए उपयोग है। तो ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है। जो मैं नेक्स्ट सेकंड वीडियो आपको दूंगा, उस सेकंड वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो लेखांकन करते समय उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखांकन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों के बारे में कल मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसकी जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए